स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत ध्यान देता है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार भी करता है। आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सैनिक स्कूल नालंदा के प्रिंसिपल कर्नल तमोजित विश्वास जी। थोड़ी जानकारी आपसे साझा करूं उनके बारे में। आपने डिफेंस ज्वाइन किया, उसके पहले आपने फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जबलपुर से एमएससी किया। तत्पश्चात 1993 में आर्मी एजुकेशन कोर को आपने ज्वाइन किया। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने मनोविज्ञान में पुनः एमए किया, एमएड किया और साथ ही अभी फ़िलहाल पीएचडी भी मनोविज्ञान में आप कर रहे हैं। संप्रति आप सैनिक स्कूल नालंदा में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं। तो चलिए निहारिका के साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान कर्नल तमोजित विश्वास जी का। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार निहारिका मैम जी, और अपने दर्शकों को जय हिंद। जी जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और मैं समझती हूँ कि जो सैनिक स्कूल है और जो इसका मोटिव है उससे पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस ओर जाना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, वो बेहद ज़रूरी भी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जानकारी है वो उनके पास पहुँचे। हम बहुत कुछ आज आपसे जानकारी हासिल करेंगे, पर शुरुआत जो करूँगी वो आपके व्यक्तित्व से करूँगी। आर्मी एजुकेशन कोर एक ऐसा क्षेत्र जहां डिफेंस भी है और वो भी एजुकेशन के माध्यम से। आपने कैसे निश्चय किया कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, आर्मी एजुकेशन कोर ज्वाइन करना है? जी, मैं बताना चाहूँगा निहारिका जी कि जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था उस समय, और बचपन से मुझे किताबों का शौक़ था जी। तो स्कूल में मैंने अपने फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी मैं प्रभावित था। अच्छा। और स्कूल के दौरान ही मैंने उनके बारे में जानकारी ली और उनके बारे में जो उन्होंने फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी का जो उन्होंने नींव रखा था उसके बारे में काफ़ी जानकारी मुझे मिली उनके बारे में। और उसके बाद 92-93 में जनरल रॉड्रिक्स थे तो उनके पर्सनालिटी से भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इंडियन आर्मी भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमारे नेशन के जो यूथ है उनको भी ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने एक जैसे अपना इंटरव्यू के लिए गया, एग्ज़ाम्स क्लियर किए और दैट्स हाउ मैं आज यहाँ पे हूँ आर्मी एजुकेशन कोर। और मैं समझ सकती हूँ कि जब आपने ये ज्वाइन किया होगा उस वक्त कैसी खुशी रही होगी आपके मन में, क्योंकि आप प्रभावित थे उन सारे वीरों की कहानियों से जो आपने पढ़ा था और आपके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। और जब आपको ये सेवा मिली तो जाहिर तौर पर वो खुशी बहुत बड़ी होगी। किन किन पदों पर कार्य किया ज्वाइन करने के बाद? जी, 93 में मैंने कमीशन प्राप्त किया। उसके बाद मैं फील्ड में गया, मैं चाइनीज़ बॉर्डर में था। अच्छा। उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर्स था। उसके बाद मैंने फॉरेन लैंग्वेज में भी अपनी ट्रेनिंग की। उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हमारी होती है जब हम स्कूल्स में आते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान पे काफ़ी ज़्यादा हमें स्टडी करना पड़ता है। अच्छा। तो साथ साथ मेरी ये सारी स्टडीज़ पर्सनली मैं करता रहा। मेरा एक फील्ड है बच्चों के साथ काम करने का, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का और उनको डिफेंस की तरफ मोटिवेट करने का। इट्स अ चैलेंज फॉर अस। सो मैंने इस फील्ड में काफ़ी तैयारी की और तैयारी करके उसके बाद मैंने आज इस पोस्ट में पहुंचा हूं कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके बिहार के बच्चों को मदद कर सकूं इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और एक ऐसी कौम तैयार हो, एक ऐसी जनरेशन तैयार हो जो कि काफ़ी मोटिवेटेड हो, देश के बारे में सोचे, देश के लिए काम करे और अपना पूरा तन मन धन से देश की सेवा करे। यही हमारा एक मिशन है। बिल्कुल। बच्चों के साथ काम करने का। बहुत अच्छा ये लगा आपने जो जानकारी हमसे साझा की। आपने न सिर्फ ये सेवा को ज्वाइन किया बल्कि आपने सोचा कि ज़रूरत क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना आपसे और मैंने दर्शकों को भी बताया कि आपने मनोविज्ञान की पढ़ाई भी की ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके मन की बातों को और उसके हिसाब से शिक्षा दी जा सके। बहुत अच्छी कोशिश आपकी। ये भी जानना चाहूँगी कहाँ से रहने वाले हैं आप, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? जी, मैं हूँ त्रिपुरा, एक छोटे से गांव का हूँ मैं। लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ शहर में है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शहर में सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो गांव में भी है। ये सिर्फ अपने लिए एक विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ।
और मैं त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में रहता हूं जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से है। उसके बाद मैंने मेरा जन्म वहां पे हुआ। उसके बाद में फादर ट्रांसफरेबल पोस्टिंग्स में थे, तो फिर मैं फादर उस समय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में थे। उसके बाद फिर मैं एमपी में आए, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन मेरी मध्य प्रदेश में रही है, जबलपुर क्षेत्र में। और वहाँ से मेरी अपनी सारी पोस्ट ग्रेजुएशन और पढ़ाई ख़त्म हुई। जी जी। और तब आपने डिफेंस को ज्वाइन किया, आर्मी एजुकेशन कोर को ज्वाइन किया। एक अच्छी बात जो आपने फ़िलहाल कही, अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, आप अगर आगे आना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय की बहुत ज़रूरत होती है और एक फोकस के साथ काम करने की, गोल के साथ काम करने की आवश्यकता भी होती है। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक स्कूल की स्थापना किस ऑब्जेक्टिव के साथ की गई, क्या मोटिव रहा और मूल में क्या भावना है, जानना चाहूँगी आपसे। जी, सैनिक स्कूल की स्थापना 1961-62 में, उस समय माहौल जो था चाइनीज़ एग्रेशन का था और देश में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल था उस समय, इन द सेंस दैट लोगों में जागरूकता लानी थी देश के बारे में। तो उनका ये सोच था और बड़ा अच्छा सोच था कि उस समय उन्होंने एक ऐसी जनरेशन के बारे में सोचा जो कि हमारे पास देश में हर समय ट्रेंड एंड अवेलेबल हो, तो जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग मिला हुआ हो। तो उन्होंने इस सोच के साथ इस स्कूलों की स्थापना की थी। 1963 में ये कारगर हुआ और उनकी सोच को आयाम मिला। और उसके बाद एक रीजनल इम्बैलेंस जो है हमारे फौज में और स्पेशली ऑफिसर्स कैटेगरी में, ये सोच लेना कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन इज मार्शल फील्ड और कोई एक मार्शल फील्ड के नहीं है, इस तरह की जो सोच थी उसको भी हटाने के लिए, एक इम्बैलेंस जो था उसको हटाने के लिए ये एक अच्छा साबित हुआ। और सारे स्टेट से बच्चे आते हैं हमारे पास और सबको बराबर की ट्रेनिंग मिलती है और सबको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप किया जाता है सभी में। और जो कि हम इस फील्ड में पढ़ाई करके आते हैं और बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं और ये तब आगे जाके बढ़ते हैं। तो तब से आज आप देख लीजिए इतना सक्सेसफुल ये फील्ड बना, इतना सक्सेसफुल ये इंस्टीट्यूशन बना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम एंड टेस्टेड सारी एक्सपेरिमेंट्स हमारी रही है। और आज 33 लगभग स्कूल्स आज हैं हमारे देश में और आगे भी और भी स्कूल्स खुलेंगी, इसका हमें संदेश मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। तो दैट्स हाउ द स्कूल ऑफ सैनिक स्कूल स्टार्टेड। जी जी। और इस बड़े उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई कि बच्चों को वो माहौल दिया जा सके, वो परिवेश दिया जा सके और उनका सर्वांगीण विकास भी किया जा सके, ताकि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देश के प्रति समर्पित, डिफेंस ज्वाइन करने के लिए तैयार हम उन्हें बना सकें। बचपन से ही वो रास्ता उन्हें दिखा सके। इस मोटिव के साथ सैनिक स्कूल ने काम करना शुरू किया। अगर मैं बात करूँ सिविलियंस के स्कूल्स की जो हम आम तौर पर देखते हैं और सैनिक स्कूल की, मोटिव के बारे में आपने बताया। पढ़ाने का जो तरीका है, जो सिलेबस है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कोई बेसिक डिफरेंस भी होता है? जी, ब्रॉडली तो हम सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जहाँ तक कि किताबों के बारे में जानकारी हो और कुछ सिलेबस जो हो, ब्रॉडली हम सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है दूसरे स्कूलों में और सैनिक स्कूल में, वो है ओवरऑल डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है और जो ट्रेड के ऊपर हम काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालती है। नॉट ओनली दिस एजुकेशन, जो पढ़ाई है किताबों की, उससे हट करके जो हम ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा ध्यान होता है। और इसी वजह से ये स्कूल्स इतनी डिमांड में हैं, बाकी स्कूलों से अलग है। और फिज़िकल से लेकर के उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोविज्ञान पे एक्सपेरिमेंट, उनको तैयार करना, किसी भी फील्ड में जाए ये बच्चे मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके लिए कोई भी चैलेंज डिफ़िकल्ट नहीं होता है। दे आर रेडी टू सरमाउंट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो इस वजह से ये बच्चे तैयार करते हैं और तैयार हो। एक अच्छी पहल ये हुई है इस वर्ष कि अब बालिकाओं का भी नामांकन सैनिक स्कूल में किया जा रहा है। मैं चाहूँगी आप विस्तार से हमें इस बारे में बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, अगर मैं लड़कियों को आगे लाने की बात करूं, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। क्या बताना चाहेंगे? जी,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इस साल से बच्चियों का दाखिला, गर्ल्स कैडेट का दाखिला, ये बहुत ही सराहनीय है और समाज में काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी तारीफ़ की है इस डिसीजन का। और हम भी बड़े खुश हैं कि आज एक हमारे बीच में गर्ल्स भी आएंगी और कंधे से कंधा मिला करके बॉयज़ के साथ वो ट्रेनिंग लेंगी, मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा होगा और साथ में पढ़ाई भी उनकी जारी रहेगी। फ़िलहाल 10% जो है टोटल सीट्स हैं उनके लिए रिज़र्व हैं। तो आज तो 10 गर्ल्स कैडेट हमारे पास आई हैं और आगे चल कर के टोटल एट ए टाइम 70 बच्चे हमारे पास होंगे, गर्ल्स कैडेट होंगी हमारे पास। अच्छा। जो इस तरह की ट्रेनिंग हमसे लेंगी और इस ट्रेनिंग के लिए उनकी सारी व्यवस्था हो रखी है, उनका आवास का व्यवस्था, हॉस्टल्स, खाने का, मेडिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन केटर्ड फॉर। और हम सारी तैयारी में हैं, बच्चे आ चुके हैं और पढ़ाई चल रही है। जहाँ तक एडमिशन्स के बारे में, इनके बच्चियों के एडमिशन के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्राइटेरिया बराबर हैं बच्चियों के लिए। बच्चियों के लिए जब ये बच्चियाँ गर्ल्स जब क्लास 5th में होती है तब एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखती हैं और 9th में ये अभी जाएंगी तो उस समय उनके लिए अलग से पॉलिसी होगी। जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात है, क्लास 6th में 300 मार्क्स का इनका एग्ज़ाम होता है। थोड़ा सा डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा जिससे कि सुनने वालों को थोड़ा सा फ़ायदा हो। मेजर जो एक टेस्ट होता है इनका वो होता है मैथमेटिक्स पे, और इसके अलावा इंग्लिश, दैट इज़ लैंग्वेज, एंड इंटेलिजेंस एंड जीके, इन 4 पेपर्स एक साथ होते हैं और एक ही पेपर में ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। और मेजर फोकस होता है मैथ्स एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश का। तो इसमें बच्चों को रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है। और भी थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं, ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराने की अथॉरिटी है, एजेंसी जो है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। ये हमारे एग्ज़ाम्स नेशनल लेवल में कराते हैं, एक साथ होता है सारे स्टेट में, और सारे बच्चे एक साथ मिलकर के अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं और वहाँ पे ये एग्जामिनेशन अपना लिखते हैं और फिर इनका रिजल्ट बाद में सब्सिक्वेंटली रिलीज़ होता है। जी, एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि इनका रिटन टेस्ट लिया जाता है, क्या ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? सारा 100% ऑब्जेक्टिव मैम। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और आपने विस्तार से बता ही दिया कि अगर बच्चे इस ओर तैयारी करना चाहते हैं तो किन किन विषयों पर उन्हें फोकस करना चाहिए, कहाँ तैयारी उन्हें करनी चाहिए। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है जब रिटन क्लियर कर लेते हैं बच्चे, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए? जी, ध्यान तो ये रखनी चाहिए कि स्वस्थ हो और एक रूटीन जो बचपन से चली आती है उस रूटीन को फॉलो करें, जो सभी बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए, थोड़ा सा वर्जिश करना चाहिए, इस तरह का। और हमारे स्कूल में भी इस तरह के रूटीन्स बने हुए हैं। तो मैं काफ़ी डिटेल से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बोन से लेकर के हार्ट से लेकर के ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आई टेस्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक, और ये सारी टेस्ट होती हैं ब्रॉडली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रक्रिया तकरीबन 2 से 3 दिन चलती है जहाँ पे ये सारी टेस्ट होती हैं और एक पैनल बनता है डॉक्टर्स का एट द एंड। जब ये सारी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती हैं तो ये पैनल ऑफ डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि बोन डिफॉर्मिटीज़ कोई है कि नहीं, आइज़ ठीक है कि नहीं, परमिसिबल आई साइट है कि नहीं, हार्ट में कोई मरमर तो नहीं है, फंक्शनिंग बाकी सर्कुलेशन नर्वस सिस्टम्स ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके एक पैनल डिसाइड करता है कि यस द बॉय और गर्ल इज़ फिट फॉर सैनिक स्कूल और नॉट। जी, जी जी, यानी काफ़ी विस्तार से ये देखा जाता है कि जो जिन बच्चों का आप एडमिशन ले रहे हैं वो सारी मतलब उनका स्वास्थ्य जो है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं या नहीं, पूरी तरह से उन्हें फिट रहना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि उनके जो निर्माण की प्रक्रिया है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें सही तरीके से आप दे पाएँ सैनिक स्कूल के तहत। एक और सवाल जो मन में आता है जब बच्चे दाखिला लेते हैं या सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का जो मोटिव होता है, तो अमूमन ये लोगों के अंदर धारणा है कि अगर सैनिक स्कूल ज्वाइन किया
तो डिफेंस ज्वाइन करना हमारे लिए सरल हो जाएगा, जी या नौकरी डिफेंस में मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी। तो क्या कोई रिजर्वेशन है, क्या प्रक्रिया है, इस बारे में बताएं। देखिए, रिजर्वेशन तो निहारिका जी ऐसा कोई है नहीं, जी जी। लेकिन मैं ये कहूँगा 100% हमारे बच्चे जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं और जो हम उनके बीच में बदलाव लाते हैं साइकोलॉजिकली, जो जी। बदलाव लाते हैं, उनके साथ जो हम काम करते हैं 7 इयर्स, हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम इस फील्ड के हैं और इनके साथ काम करके इनके हर एक फील्ड में, हर एक फैक्टर्स में हम काम करते हैं, तो ये बच्चे बशर्ते ये बच्चे अच्छा करते हैं। जी। लेकिन कहना कि उनके लिए कोई रिजर्वेशन है, ये कहना गलत होगा, बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। जी जी। बट येस, दे हैव एडेड एडवांटेज बिकॉज वी प्रिपेयर देम इन दैट फील्ड। तो इस तरह से उनको काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं। जो 4 बड़ी फैक्टर्स हैं जिसमें हम इन पे काम करते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जो 4 बड़े फैक्टर्स हैं उस पर हम काम करते हैं। एक होता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, फर्स्ट फैक्टर होता है। सेकंड फैक्टर होता है इनका सोशल एडजस्टमेंट होता है, जिस पे हम काम करते हैं, जिसमें तकरीबन 4 क्वालिटीज़ होती हैं। 4 फैक्टर्स एंड 15 क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, इसमें हम काम करते हैं। और तीसरा है सोशल इफेक्टिवनेस, इंटेलिजेंस जो होती है उनमें, और चौथा है डायनामिक्स। ये 4 फैक्टर्स बड़े होते हैं जिस पे हम इन बच्चों पे काम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया साइकोलॉजिकल। उसके अलावा जो ऐसे करिकुलम हम डेवलप करते हैं जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, किसी भी फील्ड में उनकी जानकारी इतनी अच्छी होती है कि वो इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैनिक स्कूल को अलग, जो आपका प्रश्न था कि अलग करती हैं, जो कि बाकी स्कूलों में नहीं होती। और हम इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो इमोशनल ट्रेनिंग हो। अच्छा। ये सारी ट्रेनिंग हम उनको देते हैं और तब जाकर के ये एक सक्सेसफुल कैडेट्स बनते हैं। और ऐसे ट्रेंड लोगों को एसएसबी में सफलता तो ज़रूर मिलेगी। कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है ताकि वो आसानी से डिफेंस ज्वाइन कर सके और परीक्षा को पास कर सके। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूँगी एसएसबी एग्ज़ाम के बारे में, जिसके द्वारा डिफेंस में प्रवेश मिलता है। क्या प्रक्रिया है और किस तरह की तैयारी की अपेक्षा की जाती है? जी, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका पूरा फॉर्म है और ये एक 5 दिन का बड़ा 5 पार्ट्स में इनका टेस्ट होता है। 5 दिनों के लिए बच्चे अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम करने के बाद, या तो फिर एयरफोर्स या नेवी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्लियर करने के बाद ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक प्रक्रिया है और इसमें ये जाते हैं। 5 दिन की प्रक्रिया में 5 चीज़ों का टेस्ट किया जाता है और ये सब के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए ये सभी के लिए लागू है और सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं इसमें प्रोसेस में हिस्सा बनते हैं। जी, आप किसी भी विंग को ज्वाइन करें, जी किसी भी विंग में आप ज्वाइन करें तो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर ऑफिसर्स सिलेक्शन ये कंपलसरी है, दे हैव टू अंडरगो दिस। ओके, नाउ 5 दिन का जो ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है इनका एक पहले दिन में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं तो वो नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होता है इनका वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। एक दिन उसमें ये सारे कैंडिडेट्स निकालते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनका और उसके बाद जीटीओ ग्रुप टास्क का एक टेस्ट होता है और फाइनल डे जो होता है उस दिन ये प्रेसिडेंट का जो होता है उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि किन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्वालिटीज़ जो है दिखाया है, किन्होंने नहीं दिखाया, तो उस हिसाब से फिर शॉर्टलिस्ट करके बाकियों को तब ज्वाइन कराते हैं और फिर जाते हैं ये प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज में जो होते हैं, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और जो 12th के बाद जाते हैं वो एनडीए में जा करके वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री। जी जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। और अगर मैं सैनिक स्कूल पर वापस आऊँ तो आपने जो ये चयन प्रक्रिया बताई, एसएसबी के बारे में विस्तार से बताया और आपने कहा कि हम अपने बच्चों को वैसे ट्रेनिंग देते हैं ताकि इन सारी प्रक्रियाओं को वो आसानी से, बड़ी सुगमता से निकाल लें। किस तरह की गतिविधियां शामिल करते हैं आप सैनिक स्कूल में? अगर मैं बच्चों के दैनिक डेली रूटीन की बात करूं, दिनचर्या कैसी शुरुआत करते हैं और क्या क्या खास गतिविधियां सैनिक स्कूल में आप देते हैं बच्चों को? ये जो ट्रेनिंग को अगर मैं ब्रॉडली आपको डिवाइड करूं तो एक होता है फिजिकल ट्रेनिंग, एक होता है इनका एजुकेशन
और तीसरा होता है इनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इन तीनों में ब्रॉडली इन पे काम करते हैं। सबसे पहले बच्चे उठते हैं सुबह, अपना शारीरिक व्यायाम करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीटी इनका होता है, फिर इनका ड्रिल होता है। उसके बाद ये ऑब्स्टिकल कोर्स में इनकी ट्रेनिंग होती है, जब ये डिफ़िकल्ट ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको नेगोशिएट करते हैं, पार करते होते हैं, तो अपने आप इन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आता है कि किसी तरह का भी चैलेंज हो, किसी तरीके भी डिफ़िकल्टीज हो, वो हर समय उसके लिए तैयार रहेंगे और उसको ओवरकम कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, सरमाउंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। जो सुबह का जो इनका रनिंग कैपेसिटी है, जो इनको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में वो उनको गिव अप नहीं करना है। तो उस तरह का ट्रेनिंग पहला हो जाता है। उसके बाद ये जाते हैं, बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार होते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद स्कूल में आते हैं। स्कूल में इनके टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने अपने फील्ड में ये PhD होल्डर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए होते हैं, और उनको ये सारी पढ़ाई देते हैं। क्लास 6 से लेकर के 12th की जितनी पढ़ाई है CBSE से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इनको देते हैं, किताबों में जितनी भी सिलेबस है, स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ाई। उसके बाद शुरू होता है जो मैं बता रहा हूँ, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जो इनकी अपब्रिंगिंग है, वो कैसे हम करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अच्छा। और इस टूल्स के साथ हम उनके साथ काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। आप एक देखिए, क्लास 6 में बच्चा आता है और 12वीं क्लास तक हमारे पास रहता है, तो 7 इयर्स हमें मिलते हैं इन बच्चों को मोल्ड करने के लिए, निर्माण करने में। जी बिल्कुल। इनका जो फैक्टर्स होते हैं जो मैंने पहले आपको बताया, तराशने में मैं कहूँ पर्सनैलिटी डेवलप गुण हैं, जी बिल्कुल। तो उस पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करने में, उनकी स्किल्स को होन करने में, ये सारी चीज़ें पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप एक फर्स्ट जो फैक्टर होता है मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी है अभी। तो जैसे अभी हमने एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिबेट ऑर्गेनाइज करानी है, हमने अभी बच्चों ने करानी है इसके लिए। तो ये सारा जो मैंने पहला फैक्टर जो बोला था वो था ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, जो बच्चों में डेवलप करी जाती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन मान लो बच्चे तैयार कर रहे हैं अभी, और इसके लिए वो सारा शुरुआत से काम करते हैं। तो उसमें अपने आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक कैपेसिटी है वो खुद करते हैं। मैंने उनको फ्रीडम दे रखा है। आपने ये जिम्मेदारी बच्चों को दे दी कि आपको ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करनी है जी। सो दैट इज हाउ दे प्लान, कैसे करना है, इनविटेशन किसको देना है, कितने बच्चों को बुलाना है, सिटिंग कैपेसिटी कितनी हमारे स्टेज की, ये सारी चीज़ें ये बच्चे करते हैं। तो अपने आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एनुअल फंक्शन है, एनुअल स्पोर्ट्स है, ये बच्चे सारा खुद करते हैं। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनके, चाहे वो एक्सटेम्परी हो, डिबेट हो, डिक्लेमेशन हो, बच्चों के रेसिटेशन हो, 6th 7th के बच्चे जो हैं, ये सारे अपने खुद करते हैं, खुद कंपेयर करते हैं, खुद एंकर बनते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस निकालते हैं। तो इससे बच्चों में अपने आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो पहला फैक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपने आप डेवलप होता है। इसी तरह से सारे दिन की जो कार्रवाई है हम इस तरह से फोकस करते हैं। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स। अब आप ग्रुप डायनामिक्स को कैसे करेंगे? एक बच्चे हमारे पास बच्चों की जब हम पिपिंग करते हैं, उनको हाउस कैप्टन्स बनते हैं, स्कूल कैप्टन्स बनते हैं, स्कूल एजुटेंट बनते हैं, मेस कैप्टन्स होते हैं। ये सारे फील्ड्स में ये बच्चे जो जिम्मेदारियां देते हैं और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। अपने बच्चों को गाइड करना, अपने हाउस में बच्चों को मोटिवेट करना कि आपको इस बार हमें ट्रॉफी लेना है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें ये अपने आप हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा डेवलप किया है सैनिक स्कूल के ट्रेनिंग्स को कि एकदम सशक्त है अपने आप में, और बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूं, जब बच्चे दाखिला लेते हैं और आपने कहा 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वो आपके साथ सैनिक स्कूल में रहते हैं, तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? और साथ ही अगर कोई छात्रवृत्ति भी आप प्रदान करते हैं, स्टाइपेंड की सुविधा है, उसकी जानकारी ज़रूर चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। बच्चों का जब एडमिशन होता है, सबसे पहले तो जो ब्रॉड गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की, कैटेगरीज में होती हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे ब्रॉडली हर एक स्टेट में सैनिक स्कूल्स हैं, तो स्टेट की अपनी वैकेंसीज होती हैं, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। ये तो बच्चों की ब्रॉडली इन दो जो गाइडलाइंस आपकी दी हुई रहती हैं। उसके बाद होम स्टेट में भी जनरल डिफेंस के जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग्स है, जैसे हमें
SC ST OBC इन सबको लेना पड़ता है, तो उनके निर्धारित सीट्स होती होंगी आपके पास। जी, निर्धारित सीट्स है, और इसमें ये बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनकी प्रोसेस में पूरा शामिल होते हैं। और उसके बाद बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तो गवर्नमेंट इनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, और पहली जो फीस है इनकी तकरीबन 79,860 रुपीज़ इनका ट्यूशन फीस है, और खाने पे खर्चा होता है उनका, अपना कपड़ों के बारे में थोड़ा खर्चा होता है, और इसके बाद ये सारी जो फीस है ये गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप के हिसाब से रिटर्न कर देती है, कुछ पोर्शन ऑफ दैट। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलता है। अगर मैं आपके जॉब के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपने बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में भी काम किया है, आपने कर्नाटका मिलिट्री स्कूल में भी काम किया है, और अक्टूबर 2020 से आप नालंदा सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ नए प्रयास किए हैं, और क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग? दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगी, क्या नया करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो एजुकेशन फील्ड है, और स्पेशली जब एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं जी, और दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। एंड स्कूल एजुकेशन, यू वुड एग्री विथ मी दैट इट इज़ अ वेरी डायनामिक, वेरी वाइब्रेंट फील्ड। मतलब हर दिन इस एजुकेशन फील्ड में बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैलेंजेस हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट अस टेक पिछले 1.5 साल में जो हमारे साथ कोरोना का जो रहा है प्रकोप बच्चों के एजुकेशन पे, इट्स अ चैलेंज। सो दिस इज कंप्लीट अ चैलेंजिंग फील्ड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, वेरी वाइब्रेंट फील्ड ऑल्सो। बच्चों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बच्चों के साथ जब हम देखते हैं बच्चों के में बदलाव ओवर ए पीरियड ऑफ 7 years, तो जब बच्चे हर साल जी बड़ा तसल्ली मिलता है हमें। और जब ये 12वीं क्लास के बाद हमारे पास आते हैं एज अ एक्स बॉय, एक्स स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जब उनको हम देखते हैं तो वो खुशी अप्रतिम होती होगी। टीचर्स जो हैं बड़े प्यार करते हैं इन बच्चों से, इनके साथ दिन और रात निकालते हैं। देयर इज अ सिस्टम डेवलप्ड जिसमें हाउस मास्टर होते हैं, एसोसिएट हाउस टीचर्स होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों के साथ काम करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फील्ड है, वेरी वाइब्रेंट फील्ड है। जहाँ तक मैंने जब चूँकि समय की कमी है सर, तो मैं संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं, तो जो बच्चे सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे चलते चलते? जी, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, उसमें एक आत्मविश्वास होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए देश की सेवा करने की, और ये अगर चीज़ अपने होगी तो अपने आप रास्ता बनता जाएगा। और अपनी पढ़ाई मेहनत करें, लगन रखें, और जो भी स्कूल में पढ़ाई जाती है चीज़ें उन पे ध्यान दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को सक्सेस जरूर मिलेगा, उनको सक्सेसफुल आगे सिटीजन्स बनेंगे इस देश के। आपकी सारी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देंगे, और आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगे ला रहे हैं, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आप ये कार्य निरंतर करते रहें, और आज कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निहारिका जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। नमस्कार, जय हिंद। आज हमने बात की दर्शकों और आपको जानकारी दी सैनिक स्कूल नालंदा से जुड़ी हुई। इसके साथ ही जब हम इस तरह की जानकारियों को आपसे साझा करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि ये जो जानकारियां हैं ये आप तक पहुँचे, और अगर आप इन फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसका फ़ायदा भी उठाएं। अगर मैं आपकी बात करूं तो कुछ फ़ायदा हम भी उठाना चाहते हैं, और हम आपसे गुजारिश ज़रूर करते हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम। आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें। हमारा मकसद ये होता है कि जब आपके सुझाव हमें मिलते हैं तो हमारे कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसमें और भी 4 चांद लग जाता है, उसका स्वरूप भी परिवर्तित होता है, और इसके लिए हम आपसे ये गुजारिश ज़रूर करेंगे और करते हैं। तो चलिए इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।